कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मानिक शॉ अकेडमी में। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी। ठीक। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जो हमारा डीपीएसपी है इसको संविधान की मूल आत्मा किसने कहा? अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट कर देना। लेकिन इसको समझने से पहले आप डीपीएसपी पढ़े होंगे कई बार। एक सवाल हल करके बताइए आप। सवाल ये है, सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का भाग नहीं है? ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, राष्ट्र के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखना। ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए यूएन का शांति सेना का प्रयोग। या ऑप्शन डी, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसमें से आप में से जिसको भी इस सवाल का जवाब आता है वो कमेंट सेक्शन में दे सकता है, वरना बाद में तो हम इसे समझेंगे। ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है डीपीएसपी। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि ये लिए कहाँ से गए। ये हमारे कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। ठीक। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे? तो आयरलैंड ने ये स्पेन के संविधान से लिए थे। कहाँ से लिए थे? स्पेन के संविधान से। कहाँ से? स्पेन के संविधान से। ठीक। अच्छा, क्या ये हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है यानी डीपीएसपी, क्या इसे हम कोर्ट द्वारा इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई भी स्टेट है इनको फॉलो नहीं करता? तो इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब है नहीं। ये इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है। अगर आपके डीपीएसपी अगर स्टेट नहीं इन्फोर्स कर रहा है, ये सिर्फ राज्य को नीति निर्देशक तत्व है, यानी एक राज्य कैसे शासन करेगा इस बारे में वे सिर्फ राज्य को गाइड करते हैं। ठीक, समझ गए? तो ये हमारे दो चीज़ें याद रखनी है। पहली कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। दूसरी कि क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की तरह ये हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक। अच्छा, अब इसके बारे में एक-एक हम करके बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक है हमारे? अनुच्छेद 36 से 51 तक। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक। किसमें है? पार्ट में, पार्ट 4A में। किसमें? पार्ट 4A में। ठीक है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इसके बारे में जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने कहा कि ये इन तत्वों को विशेषता वाला बताया। कैसा बताया? विशेषता वाला। क्यों? क्योंकि देखो, हम ये तो जानते हैं कि ये इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी राज्य को या लोकतांत्रिक देश में किसी भी राज्य को वापस से अपनी सरकार बनानी होती है तो उन्हें इन फंडामेंटल राइट्स के लिए कहीं न कहीं काम करना ही होता है। जैसे हमारा जो शिक्षा का अधिकार था, वो पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स था। यानी कि फिर उसके बाद वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक। लेकिन कुछ समय बाद हमारी जो संसद थी उसने अमेंडमेंट करके उसको क्या बना दिया? हमारा फंडामेंटल राइट्स। किसमें? अनुच्छेद 21A में। पिछली क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। इट्स नॉन जस्टिसेबल गाइडलाइंस फॉर गवर्नेंस, कि ये हमारे गैर न्यायोचित। कैसे गैर न्यायोचित? क्या है? गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के लिए या गवर्नेंस के लिए। गवर्नमेंट को जो गाइडलाइन दी जाती हैं गवर्नेंस के लिए वो है। एम क्या है? एम है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी पब्लिक वेलफेयर। क्या? पब्लिक वेलफेयर, कि जिसमें ऐसे हमारे सरकार है उसको ऐसा निर्देशित करना या गाइड करना जिससे पब्लिक वेलफेयर हो, लोगों की भलाई हो, लोक कल्याण के लिए जो हमारे कुछ निर्देश दिए गए वो कहाँ पे हैं? डीपीएसपी में। इंस्पायर्ड कहाँ से? हमारे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, इंश्योर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। कैसा जस्टिस? सामाजिक न्याय। कैसा प्रदान करना? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, और क्रिएट इक्वालिटी एंड हार्मनी। अच्छा, एक बात हमने सीखी, मैंने आपको बताई कि ये जो है हमारे कैसे हैं? नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। कैसे? गैर न्यायोचित है। ठीक है, आपने कहा हाँ ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि कानून को संवैधानिक मान्यता के विवरण में मान लिया न्यायालय ऐसा देखता है या उच्च न्यायालय ने कई बार व्यवस्था की है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय अगर वो पाए
कि विधि जो है वो नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करना चाहती है तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकती है। अब ये मैंने बात क्या कही, अभी समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 39 किसके बारे में, बी, और आर्टिकल नंबर 39 सी के बारे में आपको बताया था। हमारा अनुच्छेद जो समानता का अधिकार है वो कहता है कि हर व्यक्ति को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ठीक, इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारा आर्टिकल नंबर 39 बी है वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमारा जो धन होगा वो सब में बराबर बटेगा, और 39 सी कहता है कि धन के संकेंद्रण को रोकना है, यानी पैसा एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो मान अब क्या होता है, इसकी वजह से हम गवर्नमेंट क्या करती है, रिजर्वेशन लेती है। क्या देती है, रिजर्वेशन। तो वो तो आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन हुआ। तो अब कोई भी व्यक्ति जाएगा कोर्ट, बोलेगा ये तो असंवैधानिक हो गया। इसमें भी हमारा जो न्यायालय है इनको डीपीएसपी को वैसे तो गैर न्यायोचित है, यानी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, लेकिन इनको न्यायालय अगर विधि 14 या अनुच्छेद के संबंध में तर्कसंगत मानती है तो इनको क्या करेगी, असंवैधानिक होने से बचा लेगी। ठीक, समझ गए इतनी बात। अब आगे बात करते हैं हमारे कितने प्रकार के हैं। वैसे हमारे जो संविधान है उसमें कहीं नहीं दिया हुआ इनके बारे में कि ये गांधीवादी विचार हैं या समाजवादी या उदार बौद्धिक, पर फिर भी हम अपनी समझ के लिए इनको 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, पहला है गांधीवादी, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है उदार बौद्धिक। समझते हैं एक एक करके। देखो, जब हमारा भारतीय संविधान बना तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे एक महत्वपूर्ण थे, वो थे कौन, गांधी जी, ठीक है। तो जो गांधी जी जो हमारे थे वो देश को एक, क्योंकि वो जो थे उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो स्टेट को एक कैसा होना चाहिए, पहले तो उनके विचारों को डाला गया। हम डिवाइड करते टाइम ये देख सकते हैं कि उनके विचारों को भी रखा गया। फिर बात आती है दूसरी, समाजवादी, क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज था उसमें सामंतवादी व्यवस्था थी, कई लोगों के पास भूमि होती थी, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए दूसरा कौन सा लाया गया, समाजवादी, ठीक। समाजवादी नीति निर्देशक तत्व कि राज्य को गाइड किया जाएगा, राज्य है मान लिया स्टेट है तो उसके लिए कुछ निर्देशक तत्व बनाए जाएंगे जिनको फॉलो करके वो राष्ट्र में क्या लाएगा, समाजवाद की अवधारणा लाएगा, जहाँ सबके पास समान रिसोर्सेज हों, ठीक है। और तीसरा था उदार बौद्धिक। देखो, हम मानते हैं कि गांधीवादी और समाजवादी समाज में महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए लिबरल इंटेलेक्चुअल विचारों की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इनको हमने 3 भागों में बांटा, कौन कौन से, गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक। अब हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है गांधीयन प्रिंसिपल्स की, यानी गांधीवादी तत्व की। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे जो गांधी जी थे उनका मानना था कि जो सरकार होनी चाहिए, मान लिया ये सरकार है, ये व्यक्ति के, अंतिम जो व्यक्ति होता है समाज में उसके पास होनी चाहिए। हमारा जो गवर्न करने की पावर है, ये व्यवस्था वैसे आप देखेंगे कि कहीं नहीं मिलती। सेंटर है, फिर स्टेट है। तो क्या हुआ, एक समय तक, लंबे समय तक यही व्यवस्था थी, लेकिन जो हमारे गांधी जी थे वो चाहते थे कि जो शासन है वो अंतिम व्यक्ति के पास होना चाहिए, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए। अच्छा, इस सबसे एक और चीज़ याद आई कि हम याद रखेंगे कि जो गांव में प्रधान होते हैं या प्रधान के चुनाव होते हैं, वो लोकतंत्र की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, क्योंकि उसमें जो प्रधान है वो प्रत्यक्ष रूप से लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है और बाकी सब में अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो गांधीयन में पहला आता है विलेज पंचायत, यानी गांव के स्तर पर क्या होंगी, पंचायतें होंगी। क्या होंगी, पंचायतें होंगी, गांव के स्तर पे पंचायतें, क्योंकि गांधी जी का विचार था, ठीक। दूसरा क्या था, कॉटेज इंडस्ट्रीज। गांधी जी स्वयं भी क्या करते थे, चरखा चलाते थे और वो कहते थे कि हमें स्वदेशी अपनाना है, इस पे काफी बल देते थे। और उन्होंने गौ हत्या, या देखा होगा कि वो बकरी का दूध निकालते थे, उनके बारे में पढ़ा, वो खादी पहनते थे, स्वावलंबी थे, जानवरों को मारना, या उनके विचारों में था कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, और जो हमारा छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे काम करने वाले वर्कर हैं, उनको बढ़ावा मिले। तो वो उन्होंने क्या किया, कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्या, कॉटेज इंडस्ट्रीज। तीसरा, एजुकेशन एंड वीको सेक्शन, आर्टिकल नंबर कौन सा, 46, कौन सा,
46 हमारा आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है? कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति या समाज में कमजोर वर्ग के शैक्षणिक आर्थिक हितों को प्रोत्साहन से सुरक्षा की, जो जैसे हमारे SC STs हैं या जो वीकर सेक्शन है जिसको ऑप्रेस किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके जो सामाजिक हित है, इसके लिए हम देखते हैं कि स्टेट फिर क्या लाता है? SC STs एक्ट बनते हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, और कई अलग अलग विभिन्न चीज़ें हमारी जो सरकार है वो लाती है। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल था। हमारा कौन सा अनुच्छेद? 46 में। हमारा 40 में क्या है? विलेज पंचायत। इसको याद रखेंगे, इसके आगे आप इम्पोर्टेंट लिख लेना, ये तो भूलना ही नहीं कि हमारा पंचायत किस में था, किस DPSP में है? आर्टिकल नंबर 40 में। फिर कॉटेज इंडस्ट्री यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, वो किस में है? 43 में। अच्छा, फिर प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, जैसे जब हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं तो वो जब साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो उनकी माँ ने कहा था कि वहाँ आप शराब नहीं पियेंगे, अल्कोहल या मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। तो गांधीयन प्रिंसिपल को आगे रखते हुए उन्होंने ये भी रखा समाज में कि जो समाज में हमें क्या नहीं करना चाहिए? अल्कोहल का सेवन या किसी भी मादक पदार्थ का सेवन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं क्योंकि राज्य को उससे मोटा टैक्स आता है, लेकिन कई सारे स्टेट जैसे गुजरात हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पे शराबबंदी लागू करती है। तो वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? गांधीयन प्रिंसिपल को। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, जानवरों की सुरक्षा, 48। इसके आगे इंपॉर्टेंट डाल लेना, ठीक। प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, तो गांधी जी का मैंने जैसे बताया कि इनका विचार था कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, जीवों से प्यार करना चाहिए, तो जीवों को प्रेम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जैसे गाय है, बछड़ा है या अन्य दुधारू पशु हैं, उनकी बलि ना दी जाए, उनकी नस्लों में सुधार किया जाए, जैसे कि उनकी नस्लों में जीनोम द्वारा या बायोटेक्नोलॉजीज आजकल बहुत एडवांस हो गई हैं, तो उनकी नस्लों में सुधार किया जाए ताकि उससे हमें अच्छे जो जानवर हैं उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ सके और भारत के लोगों में जो कृषि कर रहे हैं वहाँ पे उनकी इनकम बढ़ सके। तो गांधीयन प्रिंसिपल में हमने क्या क्या देखा? आर्टिकल नंबर 40 में विलेज पंचायत, 43 में छोटे उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज, 46 में एजुकेशन एंड वीकर सेक्शन, 47 में प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और 48 में प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। अब हम आगे बात करते हैं अगला, गांधीयन प्रिंसिपल के बाद सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी समाजवादी तत्व। अच्छा, जैसा इसके नाम से है, इसके अंदर आप जितने भी आर्टिकल देखोगे उन सब में एक चीज़ जो आपको फोकस मिलेगी, जहाँ पे ज़्यादा फोकस होगा कि समाज में सब जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनका बराबर वितरण पे राज्य को गाइड किया गया। तो पहला जो हमारा आर्टिकल नंबर 38 है, क्या कहता है? वेलफेयर ऑफ पीपल यानी लोगों का कल्याण, जन कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, जो उसको बढ़ाने के लिए, अवसरों समान अवसर प्रदान करने के लिए, असमानता को हटाने के लिए सरकार क्या करेगी? काम करेगी, ठीक। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लेना, इसके आगे 10-15 स्टार बना लेना इसी से करके, भाई पेपर में आएगा तो फिर हमसे ना कहीं स्टार लगाने को नहीं बोला था। क्या? राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। क्या? राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, काम पाने का, शिक्षा पाने का या बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। उसके बाद आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अच्छा, इसको 39 को हम इत्मीनान से, रुक जाओ एक सेकंड, बात पढ़ रहे हैं, पहले हम ये वाला पढ़ लेते हैं। ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस, क्या? कि जितने भी जो गरीब लोग हैं या फिर कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो काम करने वाले लोग हैं या काम है, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाए। जैसे जब हम देखते हैं कि अभी नहीं, कई साल पहले जब फैक्ट्रियाँ होती थी तो वहाँ पे देखा जाता था कि जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके समय निश्चित नहीं है, समय के घंटे निश्चित नहीं है, मजदूरी वेतन निश्चित नहीं है, उनको कई बार ऐसी खराब दशाओं में काम करना पड़ता था जहाँ वो कर नहीं सकते थे, कई बार उनको टॉयलेट्स तक नहीं उपलब्ध होते थे। तो यहाँ पे जो राइट्स हैं ये गाइड करते हैं कि उनको ह्यूमन वर्किंग कंडीशन दी जाएंगी काम करने के लिए, और इसके लिए कई सारे एक्ट भी हैं। जब कभी अगर आप लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि हैजार्डुअस सब्सटेंस जहाँ डील करे जाते हैं उसके लिए एक अलग एक्ट है, रेम्यूनरेशन एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948, और ऐसे करके ना मैटरनिटी लीव एक्ट है कि अगर महिला है कोई 180 दिन की लीव्स मिलती है, मैटरनिटी लीव्स। तो ये हमारे किस सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंडर दिया जाता है? आर्टिकल नंबर 42। फिर
आर्टिकल नंबर 43A क्या कहता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन। क्या कहता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन, यानी उद्योगों में काम काम कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। यानी कि जो कोई भी ऐसे इंडस्ट्री है, मान लिया ये इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको काम के लिए, काम करने के लिए कदम उठाना, या उनके कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं हम अपने आर्टिकल नंबर 39 की। इसमें 4 थे, 39A, B, C और D। ए तो पहले हो गया निरस्त, क्या हो गया, ए को कर दिया निरस्त। ठीक, नहीं निरस्त नहीं किया, सॉरी, ए निरस्त नहीं हुआ था, मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बी, सी। बी में क्या दिया हुआ है हमारा, बी कहता है कि जो भौतिक संसाधन है उसका समान वितरण, कि जितने भी संसाधन है ना उनका क्या होगा, समान वितरण हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करो, आप पढ़ो नहीं, आप कुछ काम धंधा ना करो, बस गवर्नमेंट आए और बोले ये लो सर आपके 100 रुपये, आप बोलोगे कैसे, वो बोलेंगे नहीं है वो तो डीपीएसपी में लिखा हुआ है ना, तो हम आपको क्या कर रहे हैं, समान वितरण। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अर्ध मिश्रित व्यवस्था फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर हम टैक्स स्लैब बनाई, जैसे कोई 12 लाख के ऊपर कमा रहा है, ठीक है, साल में, तो उसके ऊपर कमाने पे उसे एक फिक्स टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उस टैक्स से कई सारी स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम चलाती है, फ्री हेल्थ सर्विसेज देती है उसी टैक्स के पैसे से। आप जो एक बिस्किट से लेकर अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो उसमें भी टैक्स आपसे लेती है। फिर उस टैक्स के पैसे से वैसे तो चोरी करते हैं, लेकिन आइडली वो क्या करते हैं, हमें गरीब जो लोग हैं उनको फ्री में सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो क्या करते हैं, इस तरीके से वो यहाँ पैसा बढ़ने नहीं देते और गरीबों में पैसा घटने नहीं देते, धीरे धीरे करके। वो बात अलग की है कि बीच में ही सब खत्म हो जाता है। चलो आगे बात करते हैं, आर्टिकल नंबर सी में क्या आता है। आर्टिकल नंबर हमारा सी कहता है कि धन के संकेंद्रण को रोकना। किसको, धन के संकेंद्रण को रोकना, यानी कि जो पैसा है ना वो एक जगह नहीं इकट्ठा होना चाहिए। पर यह वही बहुत बड़ी आयरनी है कि देश के अभी भी 40% लोगों के पास मात्र देश के 3% रिसोर्सेज हैं, जबकि हमारी डीपीएसपी दे रखी है। फिर भी क्या ही किया जा सकता है, इस देश का टॉप 10% आई थिंक 90% वेल्थ होल्ड करता है। लेकिन जो हमारा, हमें क्या याद रखना है, सी में क्या है, धन के संकेंद्रण को रोकना। उसके बाद ये तो हमारे हो गए सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब हमारे एक कौन से बचे, उत्तर बौद्धिक। वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है। क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, उदार बौद्धिक तत्व। पहले तो यूसीसी, जिस पे इसको याद रख लेना, इसके आगे भी ऐसे 10-15 स्टार लगा लेना, कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसका रीज़न ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में काफ़ी सारी बहस हुई। अच्छा, यूसीसी होता क्या है आप एक बार समझ लो। पहले जो हमारे मामले हैं, हिंदुओं के मामले, जब मुस्लिम्स आए इंडिया में, तो पहले वो मुस्लिम्स आके यहाँ पे, जब आप अगर पहली क्लास देखेंगे जो मैंने आपको पढ़ाई थी, तो जब पार्लियामेंट और रिफॉर्म्स आते हैं, अब इसको वहाँ देखना जाके, वहाँ बहुत ध्यान से पढ़ाया है, तो उन्होंने एक चीज़, और उससे भी पहले उन्होंने जो चार्टर आया था उसमें भी उन्होंने कर दिया था कि 1700 आई थिंक 73 वाले में ही उन्होंने कर दिया था कि जो हिंदू के मामले थे वो हिंदू लॉ से, पर्सनल लॉ से सुने जाएंगे, और मुस्लिम के मुस्लिम पर्सनल लॉ से। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो जो हमारे कानून, संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि अभी तो हम उस स्थिति में नहीं है, लेकिन देश एक है, तो देश में कानून भी कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे उत्तराखंड में यूसीसी है, तो उन्होंने कहा संपूर्ण देश को जो रेगुलेट करने का लॉ भी होगा वो भी क्या होगा, एक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुओं में बाईगैमी अलाउ नहीं है। बाईगैमी, बाईगैमी क्या होता है, द्विविवाह, यानी आप एक पत्नी के जीवित होते, अगर आपको उससे तलाक नहीं हुआ और जीवित है, आप वैवाहित हैं, तो आप दूसरी पत्नी से शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम्स में अलाउ है। तो इन सारी समस्याओं को हटाने के लिए कि हमारा एक देश है, और इससे एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि आप जो हमारा एक सोशल फैब्रिक होता है एक कंट्री को यूनाइट करने का, वो भी ब्रेक होता है। जब कंट्री में एक लॉ नहीं है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से डील किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस का माइंडसेट होगा ही। तो वो सब आपका डिबेट का टॉपिक है, पर हमें क्या याद रखना है कि यूसीसी किस में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 44 में। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी जो छोटे बच्चे हैं 14 वर्ष तक के, हाँ इसके आगे भी आप 10-15 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या? हाँ, ये हमारा कहाँ डाला गया है? अब आर्टिकल नंबर 21 में हो गया है। किसमें? आर्टिकल नंबर 21 के तहत ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है कि जो हमारे 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा, उनको निःशुल्क शिक्षा, ठीक? कि हमारे जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा, किसमें? आर्टिकल नंबर 45 में। फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, आर्टिकल नंबर 48A, सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशरी, इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको जो लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं इसके सारे याद रखने हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशरी की जो हमारी न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से पृथक होगी, यानी कि जो न्याय करने का काम है ना, बुलडोजर एक्शन वाला काम, वो वैसे तो उनके पास है नहीं लेकिन वो कर रहे हैं, लेकिन वो काम किसका है? न्यायपालिका का। जो न्याय का काम है वो किसका होगा? न्यायपालिका का। और फिर हमारा आर्टिकल नंबर कौन सा आ जाता है? 51। 51 क्या कहता है? 51 में कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण, यहाँ से लिख लो ऐसे करके, पहला क्या? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा है हमारा कि राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्वक। कैसा? जो राष्ट्र हैं विभिन्न उनके बीच न्यायपूर्ण और कैसे? सम्मानपूर्वक संबंध बनाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाने की कोशिश करना। क्या? जो इंटरनेशनल इशू हैं उनको कैसे सॉल्व करना? उनको मीडिएशन से सॉल्व करना। तो अब जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन कहाँ चला गया अपना? ये। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? तो आप तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं, ये कौन सा नहीं होगा? ये। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तुम्हारे आई थिंक उत्तर बहुत दूर तक हो गए। हमने सारे समझ लिए। अब इसके बाद देखते हैं क्या है आगे। मौलिक अधिकार बनाम नीति नहीं दे सकता, तो हमने उसे पहले ही समझ लिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट बाय इन्फोर्सेबल है, ये नहीं है, ये हम आगे समझ चुके हैं। और क्या है? हाँ, कुछ अमेंडमेंट्स हैं। अमेंडमेंट्स याद रखने हैं, लेकिन आप अमेंडमेंट्स इसको पढ़ सकते हो एक बार, आपको याद रखने और रखना, वरना ये सब बात का टॉपिक है। जब अमेंडमेंट्स आपको सारे पढ़ाऊंगा तो फिर वहाँ पे वापस से पढ़ाऊंगा। तो ये है कि 42, 48, 40 इसको भी छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं है। कंक्लूजन यही है कि जो DPSP है वो हमारे इंडियन जो गवर्नेंस है उसके लिए गाइड करता है। एम है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करना। थैंक यू सो मच क्लास में जुड़ने के लिए। और जो भी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं आप उनका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखो, मेरी सजेशन तो यही है कि आप चाहो तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि एक सिंगल वीडियो बना दी, यहाँ पे लिख दिया आर्टिकल नंबर 38, उसके आगे लिख दिया आर्टिकल नंबर 40, फिर उसके आगे लिख दिया फिर आर्टिकल नंबर 44, 45 ऐसे करके। पर आपको लगता है जेन्युइनली कि आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? हाँ, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो मिल भी जाए, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन करोगे और आपका हल हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन नोट्स। अच्छा, नोट्स कैसे बनाने हैं? आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिखना होता है, पेपर लो, उस पर लिखो, उस पर आर्टिकल नंबर डालो, उसके आगे शॉर्ट फॉर्म में लिखो। जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर 44 में क्या है, तो यहाँ पे ऐसे UCC लिखा। ठीक, UCC कहाँ पे अभी फ़िलहाल कहाँ पे लागू है? तो उत्तराखंड में। ऐसे यहाँ पे रेगुलेट SREG करके UK लिख लिया। तो आप जब भी उसको दोबारा पढ़ोगे ना, आपको पूरी स्टोरी पूरी स्टोरी की समरी आपके दिमाग में घूमने लगेगी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाय बाय, तब तक ध्यान रखिए।